अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सरफराज अजीज़ नाम है मेरा। सेकंड ईयर में जो हमारे फर्स्ट ईयर से स्टूडेंट ट्रांसफ़र होके आए हैं वो तो अच्छा खासा मुझसे वाकिफ़ होके पूरा साल पूरा सेशन उन्होंने हमारे साथ गुजारा है। जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। तकरीबन 9 से 10 साल हो गए मुझे अनीस हुसैन में और तकरीबन 12 से 13 साल का एक्सपीरियंस है। कॉमर्स डिपार्टमेंट का मैं यहाँ पे हेड हूँ और यहाँ पे जो सब्जेक्ट सेकंड ईयर में मैं लूँगा कॉमर्स में वो अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक्स है। आप लोगों की सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस है फर्स्ट ईयर के मुकाबले में। अकाउंटिंग वगैरह के बारे में तो आप लोगों का इतना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट ईयर में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अकाउंटिंग आप लोगों की आएगी लेकिन फर्स्ट ईयर से चेंज होगी। बिजनेस मैथ की जगह आप लोगों का कौन सा सब्जेक्ट आ गया? स्टैटिस्टिक्स। अच्छा सब्जेक्ट है। मैथ्स में हम लोगों को अक्सर टॉपिक में ये ख्याल आता था, अक्सर स्टूडेंट सवाल भी करते थे, सर ये काम कहाँ पे आती है बिजनेस मैथ? आप करा तो रहे हैं, जैसे मैट्रिसेस हम कर रहे हैं, मैट्रिसेस कहाँ पे काम आएगी कॉमर्स के स्टूडेंट के? स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये बात नहीं है। जब स्टैटिस्टिक्स में कराना शुरू करूंगा, हम टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे, उस वक्त क्लियर आइडिया होगा आप लोगों को कि स्टैटिस्टिक्स का बिजनेस के अंदर क्या रोल है मैथ्स की तरह प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन एज कंपेयर टू मैथ्स मेरा अपना ओपिनियन ये है कि उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कमर्शियल ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स की जगह, इकोनॉमिक्स का सब्स्टिट्यूट है कमर्शियल ज्योग्राफी, 75 मार्क्स का पेपर है। अकाउंटिंग आप लोगों का 100 मार्क्स का ही है, स्टैटिस्टिक्स आप लोगों का 50 मार्क्स का ही है। पीओसी उसका सब्स्टिट्यूट यहाँ पे क्या आ गया है? बैंकिंग। टोटल बैंक्स के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, बैंकिंग होती क्या है, क्रॉस चेक क्या होता है, बैंक की कितनी टाइप है, तमाम की तमाम डिटेल आप लोगों को बैंकिंग के अंदर पढ़ने को मिलेगी। इसको हम पीओसी पार्ट 2 भी कहते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म जब हमारा आता है इंटरमीडिएट बोर्ड से तो उसके अंदर बैंकिंग मेंशन नहीं होता, उसके अंदर लिखा हुआ होता है पीओसी 2। बैंकिंग को पीओसी 2 भी कहा जाता है। उर्दू 30-40% फर्स्ट ईयर वाले ही हमारे शायर नथर निगाह, तकरीबन वही पेपर पैटर्न हमारा है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर उर्दू की आप लोगों ने तैयारी की हुई होगी, तकरीबन वही पैटर्न है हमारा पेपर का। इंग्लिश वही चीज़ फर्स्ट ईयर की आप लोगों ने पढ़ी हुई है और अराउंड वही पैटर्न है हमारा। इस्लामियत की जगह हमारा कौन सा सब्जेक्ट आ गया? पीएसटी, पाकिस्तान स्टडीज़। अकाउंटिंग 100 मार्क्स, स्टैट्स 50 मार्क्स, कमर्शियल ज्योग्राफी 75, बैंकिंग 75, उर्दू 100, इंग्लिश 100, पीएसटी 50। 100 और 75 वाले जो पेपर्स हैं हमारे, इनकी टाइमिंग वही फर्स्ट ईयर के हिसाब से 3-3 घंटे है और 50 मार्क्स वाले जो हमारे सब्जेक्ट हैं इनकी टाइमिंग हमारी 2 घंटे है। अब मैंने भी आप लोगों को बताया कि यहाँ पे मेरे पास कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक्स। पहला जो हमारा लेक्चर है आज अकाउंटिंग का, उसमें मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा अपने पेपर पैटर्न के बारे में। फर्स्ट ईयर में शायद आप लोगों को याद होगा जो हमारा पेपर पैटर्न होता था उसमें 3 सेक्शन होते थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए हमारा होता था 20 मार्क्स का, उसमें 20 एमसीक्यूज होते थे। सेक्शन बी हमारा होता था 50 मार्क्स का, उसके अंदर हमारे 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमें अटेम्प्ट करने होते थे। यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस आई है, यहाँ पे हमारे टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दें वो 4 के बजाय बढ़ के कितने हो गए हैं? 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमें अटेम्प्ट करने होंगे और हमारे टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो आएंगे वो तकरीबन 7 से 8 आएंगे, जिसमें से हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन सी, फर्स्ट ईयर में जो हमारा सेक्शन सी का एक सेक्शन था उसके अंदर हमारा एक क्वेश्चन होता था कंपलसरी। यहाँ पे हमें 2 डिटेल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। 30 मार्क्स का हमारा सेक्शन सी है, 2 डिटेल क्वेश्चन 15 मार्क्स ईच होंगे। 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन हमें डिटेल अटेम्प्ट करने होंगे। अच्छा, ये हमारा हो गया पेपर पैटर्न अकाउंटिंग के बारे में। अब मैं थोड़ा सा आता हूं अपने चैप्टर नंबर 1 के बारे में जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। उससे पहले मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस वगैरह का जो इशू आया है, बहुत सारे स्टूडेंट के जहन में ये बात है ऑनलाइन समझ में कैसे आएगा, प्रॉब्लम होगी। मानते हैं कि पहला एक्सपीरियंस है आप लोगों का, लेकिन हम लोगों की तो कोशिश यही थी कि सामने बैठा के रेगुलर क्लासेस लें, उसी में अब ज़्यादा मज़ा आता है, स्टूडेंट सामने बैठा हुआ होता है।
10 तरह की मुख्तलिफ बातें होती हैं, 10 तरह के क्रॉस क्वेश्चन होते हैं। लेकिन ये जो पैनाडेमिक आया कोरोना का, इसने दुनिया को 360 के एंगल पे चेंज कर दिया। हर चीज़ इधर से उधर हो गई। कुछ भी कह लें, मैन मेड वायरस है या अल्लाह का अज़ाब है, कुछ भी है, लेकिन बहरहाल अब ये हमारे लिए समझने का अज़ाब है। इससे बचने का तरीका क्या है? नमाज पढ़ें, घर पे रहें। रिसर्च बहुत हो रही है, कुछ मेडिसिन मार्केट में आनी शुरू हो गई हैं, वैक्सीनेशन के ऊपर काम हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है, जो मैं मतलब फॉलो कर रहा हूँ नेट पे, इंटरनेट वगैरह पे, और जो मैं सूरत हाल देख रहा हूँ जिस तरीके से काम हो रहा है, तो होपफुली सितंबर अक्टूबर तक हमारे सामने क्लियर पिक्चर आ चुकी होगी। और मे भी अगर गवर्नमेंट की परमिशन हुई तो हो सकता है सितंबर अक्टूबर तक हमारी रेगुलर क्लासेस भी स्टार्ट हो जाए। अगर रेगुलर क्लासेस हमारी स्टार्ट होती है तो जहाँ तक हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके थे हम उससे आगे से कंटिन्यू करेंगे रेगुलर क्लासेस में। अच्छा, दूसरी चीज़, किसी की कोई प्रॉब्लम आए किसी भी टॉपिक के अंदर, तो एक ग्रुप बना हुआ होगा, उस ग्रुप के अंदर आप लोग क्रॉस क्वेश्चन करके अपनी क्वेरीज के आंसर रिप्लाई ले सकते हैं। अच्छा, पैराडेमिक के बारे में एक बात, मैं अपनी गली में, अपने घर के सराउंडिंग में, इंस्टीट्यूट के आसपास भी मैंने ये चीज़ देखी कि मैं बहुत कम घर से निकल रहा हूँ, मास्क भी पहन रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। आप लोगों का जो एज ग्रुप है, जो यंग बंदे हैं, उनको ये पैराडेमिक इतना मुतासर नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों के घर में थोड़े से एजड अफराद भी होंगे, वो एजड अफराद ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं इस वायरस से। आप लोगों का काम क्या है? मास्क पहन के घर से निकलें, प्रॉपर सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करें, नमाज पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे, इस वबा से। कोशिश करें कि प्रॉपर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो SOPs हैं, उनको फॉलो करें, ताकि ये वायरस ऐसा ना हो कि आपसे लग के ये आपके घर में आए, और आपके घर में कोई अगर ओवर एज का बंदा, कोई एजड बंदा रहता है, अब 60 70, उसको ये वायरस मुतासर ना करे, खुदा ना करे, क्योंकि अगर उसको इस वायरस ने हिट किया तो फिर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, जो कि स्टडी भी ये बता रही है कि अब 60 के जो अफराद हैं वो इस वायरस से ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। तो कोशिश करें, एहतियात करें, जितना ज़्यादा एहतियात कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें इस वायरस से अल्लाह ताला हमें महफूज करे, और दुआ करें कि कोई इसकी प्रॉपर मेडिकेशन, कोई वैक्सीन वगैरह जल्द से जल्द आ जाए। काम चल रहा है इसके अंदर। अब थोड़ा सा दोबारा सेकेंड ईयर की तरफ मैं आऊँगा। सेकेंड ईयर के अंदर आप लोगों के, क्योंकि फर्स्ट ईयर के पेपर ही नहीं हो सके, आप लोगों को एक आइडिया हो जाता पेपर देके कि अकाउंटिंग का पेपर किस तरीके से टाइम होता है, बिजनेस मैथ का पेपर कैसा टाइम होता है, 2-3 घंटे के अंदर अंदर हम पेपर को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड ईयर के अंदर फर्स्ट टाइम हो गया हमारी। इंपॉर्टेंट क्यों है सेकेंड ईयर? आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? इसका एक रीज़न है, फर्स्ट ईयर में जो आप लोगों का रिजल्ट आएगा उसके अंदर आप लोग सिर्फ प्रोमोट हो, कोई परसेंटेज आप लोगों को नहीं मिलेगी। आप लोगों को सिर्फ सेकेंड ईयर में पुश किया जा रहा है कि आप लोग सेकेंड ईयर में आ गए। सेकेंड ईयर में आप लोगों की जो परसेंटेज बनेगी, बेसिकली आप लोगों की इंटरमीडिएट में वही परसेंटेज काउंट होगी। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट की परसेंटेज सेकेंड ईयर में बनती है 60%, तो उसकी आगे भी परसेंटेज इंटरमीडिएट में कितनी काउंट होगी? 60%। किसी की परसेंटेज बनती है 80%, तो उसकी आगे जाके भी परसेंटेज कितनी काउंट होगी? 80%। इससे पहले क्या होता था? फर्स्ट ईयर के अंदर अगर कोई स्टूडेंट 75% ले आया, मैं कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता था। रिलैक्स क्या हो जाता था? यार 75% है। सेकेंड ईयर में अगर मेरी 65 भी आई तो मेरी जो कंपाउंड करके जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर की परसेंटेज बनेगी वो 70% बनेगी। लेकिन अब हमारे पास फर्स्ट ईयर की कोई परसेंटेज मौजूद नहीं है। जो सेकेंड ईयर में लेकर आओगे वही परसेंटेज बनेगी, उसी से आगे आप लोगों का फर्दर प्रोसेस, जो भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के एडमिशन वगैरह हैं वो आप लोगों के होंगे। तो सेकेंड ईयर इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। अच्छा, जो न्यू स्टूडेंट मेरे हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर अनीस हुसैन से नहीं पढ़ा और फर्स्ट टाइम हमारे पास आए हैं सेकेंड ईयर में,
उनके बारे में जाहिर सी बात है हम लोगों को नहीं पता होता कि उन लोगों की अकाउंटिंग की सूरत हाल क्या है, बिजनेस मैथ की सूरत हाल उन लोगों की क्या थी, उन लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी तो किस तरीके से पढ़ी, किस पैटर्न से पढ़ी। एक जो मेन प्रॉब्लम मुझे नज़र आती है दूसरे सेंटर के आए हुए स्टूडेंट की, वो ये नज़र आती है जब उनसे आप सवाल करते हैं कि यार ये बताओ अकाउंटिंग में ये टॉपिक किया था, हाँ सर किया था, ये टॉपिक किया था, हाँ सर किया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की थी, हाँ सर की थी, कैसी की थी, अकाउंटिंग है कैसी, बेहतरीन। लेकिन जब आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन शुरू करो, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसकी एडजस्टिंग एंट्री बताओ कैसी बनेगी, इनकम स्टेटमेंट के बारे में बताओ, अच्छा करंट एसेट्स क्या होते हैं, फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो वहाँ पे आके हमारे पास जो सेकेंड ईयर में न्यू एडमिशन आता है वो फंस जाता है एकदम से। तो इससे थोड़ा सा अंदाज़ा ये होता है कि फर्स्ट ईयर में उनकी अकाउंटिंग की बेसिक इतनी अच्छी नहीं थी। उसका तरीका ये है, फर्स्ट ईयर की कोई भी अकाउंटिंग की बुक आप लोगों के पास मौजूद हो तो आप लोग जो है उसको दोबारा से एक दफ़ा गो थ्रू करो, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रिव्यू हो जाए आप लोगों की फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग का। सेकेंड ईयर की क्लासेज आप लोगों के साथ साथ चल रही हैं तो सेकेंड ईयर की क्लासेज आप लोग प्रॉपर तरीके से लेते रहो। हर लेक्चर में मेरी ये कोशिश होगी, हर अकाउंटिंग के टॉपिक में खासतौर पे मेरी ये कोशिश होगी कि मैं थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में जाऊं कि ये चीज़ होती क्या है, और उसका अगर कोई फर्स्ट ईयर से लिंक बनता है तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बता सकूं। तो आप पहला टॉपिक, उसके बारे में मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूंगा। पहला जो टॉपिक मैं आप लोगों को स्टार्ट कराऊंगा, हमारा फर्स्ट ईयर के तरीके से अकाउंटिंग कराने का जो पैटर्न है, फर्स्ट ईयर में हमारा एक प्रॉपर पैटर्न होता था। पहले हम लोग जर्नल करते थे, उससे पहले हम लोग टी अकाउंट ट्रायल बैलेंस नहीं कर सकते थे क्योंकि जर्नल से ही टी अकाउंट ट्रायल बैलेंस बनता था। सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग में ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग में टीचर की अपनी मर्जी होती है, वो किसी भी टॉपिक से स्टार्ट ले लें क्योंकि कोई टॉपिक दूसरे से लिंक नहीं करता। तो नॉर्मली मेरा सेकेंड ईयर का पैटर्न ये होता है कि मैं पहले कोशिश करता हूँ कि मैं सेक्शन सी को कवर करूँ। सेक्शन सी हमारा 30 मार्क्स का है। नॉर्मली हमारे इससे एक चैप्टर से तीनों पार्ट आते हैं। मैंने अभी बताया था कि 3 पार्ट हमारे आते हैं और हमें कोई 2 पार्ट अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 2 पार्ट इससे जो अटेम्प्ट करने होते हैं एक ही चैप्टर से आते हैं। वो चैप्टर हमारा पहला चैप्टर होगा, उसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को देता हूँ। अच्छा, हमारा जो पहला चैप्टर है, अभी मैंने बताया था, नॉर्मली ये चैप्टर हमारा सेक्शन सी के अंदर आता है। हमारे सेक्शन सी के अंदर 3 पार्ट आते हैं जिसमें से हमें कोई से भी 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। 2010 में हमारा पेपर पैटर्न चेंज हुआ। करंट जो हमारा पेपर पैटर्न है वो 2010 से फॉलो हो रहा है। 2010 से लेकर अब तक तकरीबन 7 से 8 साल इस एक चैप्टर से पूरा सेक्शन सी हमारा कंप्लीट हुआ है। यानी कि 2010, 2011, 2012, 2013, उसके बाद भी सेक्शन सी के अंदर हमारे 3 क्वेश्चन आते थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तीनों क्वेश्चन का ताल्लुक इस एक चैप्टर से होता था। इस चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स, और दूसरा नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। ये टर्म हमने बहुत सुनी भी होती है। फर्स्ट ईयर के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोगों ने की थी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या बनाते थे? एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्रीज में याद होगा आप लोगों को कि एक एडजस्टिंग एंट्री बनती थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। मैं अपने स्टूडेंट को अक्सर ये एंट्री जब बनवाता था तो मैंने उनको ये तो इंट्रोडक्शन दे दिया था कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, लेकिन मैं उन लोगों से बार बार ये बोलता था कि ये कंप्लीट चैप्टर हमारा सेकंड ईयर की अकाउंटिंग में है, और वो चीज़ हमारे सामने आज आ चुकी है कि सेकंड ईयर की अकाउंटिंग में हमारा कंप्लीट चैप्टर आ गया। अच्छा, दोबारा से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। डेप्रिसिएशन कहते हैं किसको, और इसको अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स क्यों कहते हैं? डेप्रिसिएशन उर्दू में कहते हैं सरमाए की फरसूदगी। टिपिकल अगर आप अकाउंटिंग की बुक के अंदर किसी भी अकाउंटिंग की कोई उर्दू ट्रांसलेशन देखो तो डेप्रिसिएशन के मीनिंग मिलेंगे सरमाए की फरसूदगी। सरमाए मतलब, सरमाया मतलब एसेट्स, फरसूदगी मतलब एसेट्स की वैल्यू का कम हो जाना। क्यों कम हो जाना एसेट्स की वैल्यू का? जैसे जैसे हम किसी भी एसेट्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जानी शुरू हो जाती है? कम हो जानी शुरू हो जाती है।
तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट्स की वैल्यू का कम हो जाना। किस चीज पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है? फिक्स एसेट्स पे। करंट एसेट्स का कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं होता। करंट एसेट्स मतलब कैश, बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, ये करंट एसेट्स होते हैं जो डेली बेसिस पे जिनकी वैल्यू कभी कम हो रही होती है, कभी ज्यादा हो रही होती है, तो करंट एसेट्स का कोई डेप्रिसिएशन नहीं निकलता। फिक्स एसेट्स मतलब वो एसेट्स जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है। फर्नीचर, मशीन्स, इक्विपमेंट, हम लोग ये देख रहे होते हैं कि जैसे जैसे हम लोग इसको इस्तेमाल करते रहते हैं इसकी वैल्यू ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता कम हो जानी शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे इसकी एयर बाय एयर वैल्यू कम होती है, उस कम होती हुई वैल्यू को क्या कहा जाता है? डेप्रिसिएशन। सबसे अच्छी एग्जांपल इसकी जो दी जाती है वो ये दी जाती है, हमारे हाथ में एक चीज होती है मोबाइल फोन। हम लोगों ने एक नया मोबाइल फोन खरीदा, नए मोबाइल फोन का हमने 1 महीने इस्तेमाल किया। लेट सपोज मोबाइल फोन जो था वो 20,000 रुपए का खरीदा था। 1 महीने यूज करने के बाद जब हम उसको मार्केट में सेल करने गए तो वो मोबाइल फोन सेल हो रहा है 14,000 या 15,000 रुपए में। क्यों? क्योंकि हमने उसको 1 महीने यूज करा। 1 महीने यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू क्या हो गई? डाउन हो गई। तो इस डाउन हुई भी वैल्यू को कहा जाता है फिक्स एसेट्स। किन किन चीजों का फिक्स एसेट्स कैलकुलेट हो सकता है? फर्नीचर, नया फर्नीचर आपने लिया, आपने उसको यूज किया, यूज करने के बाद जब आप उसको बेचने जाओगे उसकी वैल्यू मार्केट में कम लगेगी तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। मशीन्स, आपने एक नई मशीन खरीदी, जैसे हमारे घर में भी कुछ मशीनरी आइटम होते हैं, फ्रिज है, एसी वगैरह है, उसको जैसे जैसे हम इस्तेमाल करते हैं उसकी वैल्यू भी ग्रेजुअली क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो उसका भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। इक्विपमेंट, छोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे कंप्यूटर हो गया, फैक्स मशीन वगैरह हो गई, इसको आप ब्रांड न्यू खरीदते हो, इसकी वैल्यू कुछ और होती है, जब आप इसको इस्तेमाल करते हो तो इसकी वैल्यू मार्केट में कम हो जाती है, तो इसका भी डेप्रिसिएशन निकलता है। तो 3 आइटम हमारे मेन हो गए, एक फर्नीचर हो गया, एक मशीन हो गई और एक इक्विपमेंट हो गया। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन होता है। बिल्डिंग, लैंड के ऊपर कोई स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, इसको हम बिल्डिंग कहेंगे। बिल्डिंग को जैसे जैसे हम इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग की वैल्यू डाउन होती है। अच्छा, अक्सर दिमाग में सवाल क्या आता है, एक घर आपने खरीदा 50 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का आपने कोई भी मकान खरीदा, 1 साल बाद उसकी वैल्यू 60 लाख रुपए हो गई। अब सवाल जहन में क्या आ रहा है? आप तो कह रहे हैं कि इस्तेमाल होने की वजह से वैल्यू कम हो रही है और यहाँ पे तो वैल्यू 50 लाख से 60 लाख हो गई, ये क्या हुआ? ये जहन में रखना कि वो जो 60 लाख रुपए वैल्यू हुई है वो उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसकी वजह से नहीं हुई है, उस जमीन की वैल्यू मार्केट के अंदर बढ़ चुकी है। यानी कि अगर आप किसी से ये बोलोगे कि यार आप इस 60 लाख रुपए में मुझे ये बताओ कि इस स्ट्रक्चर की आप कितनी वैल्यू लगा रहे हो और इस जमीन की जो लैंड है इसकी कितनी वैल्यू लगा रहे हो, तो वो कहेगा आपके लैंड की वैल्यू मैं लगा रहा हूं 50 लाख, आपकी जो स्ट्रक्चर है इसकी वैल्यू मैं लगा रहा हूं 10 लाख, जबकि आपने स्ट्रक्चर के ऊपर कितने पैसे लगाए थे? 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए लगाए थे, वो इस स्ट्रक्चर के आपको कितने पैसे दे रहा है? 10 लाख रुपए। लेकिन लैंड की वैल्यू आपकी बढ़ चुकी है जिस वजह से इसकी टोटल जो वैल्यू लग रही है वो 60 लाख रुपए लग रही है। तो हमेशा बिल्डिंग की वैल्यू ग्रेजुअली जैसे जैसे हम इस्तेमाल करते हैं डाउन होती है। क्यों डाउन होती है? हम लोग देखते हैं हमारे कुछ फिटिंग्स वगैरह होती हैं, कलर ख़राब हो जाता है, प्लास्टर वगैरह जो हुआ हुआ होता है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। इसी तरीके से वॉशरूम वगैरह के अंदर कुछ वेयर एंड टेयर आ जाते हैं जिस वजह से बिल्डिंग की वैल्यू डाउन हो जाती है। इस पूरे चैप्टर के अंदर एक चीज़ कॉमन है, ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी करी हुई है। इस पूरे चैप्टर के अंदर एक एंट्री है, एडजस्टिंग। वो एंट्री क्या है? फर्स्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोगों ने ये एंट्री बनाई है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये चीज आप लोगों को कॉमन मिलेगी। इसके अलावा तकरीबन तमाम चीजें आप लोगों को इस चैप्टर में नई नजर आएंगी। तो अभी जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है कि डेप्रिसिएशन किसका कैलकुलेट होता है? फिक्स एसेट्स का। फिक्स एसेट्स की मैंने एग्जांपल दी थी, वो तमाम एसेट्स नॉर्मली जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है उनका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो सकता है। करंट एसेट्स का कोई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होता। इस चैप्टर की फर्दर एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 2 के अंदर। उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस चैप्टर के अंदर हमारी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट आती हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किस तरीके से होता है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मेथड्स कितने हैं। फर्दर प्रोसीजर हम वहाँ पे लेक्चर नंबर 2 में इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी।